हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ह्यूएन एकेडमी में। वेलकम टू ह्यूएन एकेडमी। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने टोटल 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हम लोगों का इतिहास का 13वां लेक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लेक्चर आपने पीछे के देख लिए होंगे और आपके 12 के 12 लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर डाउट किसी भी लेक्चर में आपको रह जाता है या किसी भी पॉइंट में रह जाता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए। दूसरी चीज़ कि जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे जुड़ रहे हैं, जिसको नहीं पता होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पर डे हमारा लेक्चर 6:30 बजे शाम को लाइव होता है यूट्यूब पे। तो आप लाइव उसको 6:30 बजे देख सकते हैं। हाँ, इन केस अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसको 7:30 बजे शिफ्ट कर दीजिए टाइमिंग। तो अगर कुछ लोग अपना अपना राय सब लोग रख दें, क्या 6:30 बजे सही है कि नहीं, क्या इसको टाइमिंग चेंज करना सही रहेगा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ 7:30 बजे शिफ्ट कर देना चाहिए, 7:30 ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि देखिए वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा इसके पहले हम लोग पीछे वीडियो में हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था और शेरशाह सूरी हमने स्टार्ट कर दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि आखिर ये कहाँ से था। तो बेसिकली ये जौनपुर से था। इसके जो फादर थे वो जौनपुर में थे और वहाँ पे वो जमींदार थे। उनका क्या नाम था? हसन खां था। इसका जो प्राइमरी एजुकेशन था, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा मिली थी फरीद को या शेरशाह सूरी को, वो कहाँ से मिली थी? तो ये भी जौनपुर से मिली थी। ठीक है। उसके बाद इनका जो चाइल्डहुड नेम था वो तो फरीद था ही। जन्म कब हुआ था? 1486 में। कहाँ पे हुआ था? होशियारपुर पंजाब में। कब से कब तक शेरशाह सूरी ने शासन किया था? 1540 से 1545। तो ये सब सारी बातें हमने कर ली थी। उसके बाद देखा था किस तरीके से इनको शेर खां की टाइटल मिला था, या फरीद से इनको शेर खां किस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके आगे की कि शेरशाह सूरी ने किस तरीके से शासन किया, और फिर हम लोग अकबर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो हमें आज पढ़ना है या आज जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो ये है कि जो शेरशाह सूरी था, इसने 1700 मीनार बनवाए, इंस बनाए थे। इंस का मतलब होता है सराय। देखिए जैसे क्या होता है कि इसने पहले जीटी रोड बनवाया था, जिसको इसने शेरशाह सूरी मार्ग दिया था। ठीक है, कब से कब तक बनवाया था? 1540 से 45 के बीच में। और ये जो बना था, ये बना था सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान जो था वो भारत का भाग हुआ करता था। तो पेशावर तक ये रोड बनाया गया था बंगाल से। काफ़ी बड़ा रोड था। हालांकि ऐसा नहीं कि रोड पहले भारत में नहीं था। रोड पहले, ये रोड जो बनवाया गया था ये पहले भी भारत में था। मौर्य शासन के दौरान आप देखेंगे तो अशोक ने ये रोड बनवाया था, लेकिन वो कच्चा था। ठीक है, इसको पक्का कराने का काम किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। और इसी का बाद में अंग्रेजों ने नाम बदल के क्या रख दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया, मतलब जीटी रोड। ठीक है, तो इसी जीटी रोड पे इसने 1700 सराय बनाए। सराय का मतलब होता है वहां पे आराम करना। ठीक है, सराय आराम करने के लिए, राहगीरों के आराम करने के लिए वो बनवाए गए थे कि रुक के आराम कर पाए। ठीक है, उसके बाद इसने हर 2 कोस पे क्या बनवाए थे? कोस मीनार बनवाए थे। ठीक है, हर 2 कोस पे कोस मीनार बनाए थे ताकि पता चल सके कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो इसने किया पाटलिपुत्र के नाम बदल के इसने क्या कर दिया? पटना। चलिए एक क्वेश्चन आपसे है मेरा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जो पाटलिपुत्र नामक शहर था इसकी स्थापना किसने की थी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है कि पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, किस शासन के द्वारा, शासक के द्वारा कराया गया था, ये बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, तो हालांकि इसने पहले ही पाटलिपुत्र तो बन चुका था, लेकिन शेरशाह सूरी ने क्या किया था? उसका नाम चेंज करके पटना रखा था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने सिंध में रोहतेसगढ़ किले का निर्माण किया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने सिंध में रोहतेसगढ़ फोर्ट मतलब किले का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने दिल्ली के अंदर जो आप पुराना किला देखते हैं, अगर कोई गया होगा दिल्ली, आप लोग जाते होंगे तो आपको पता होगा पुराना किला। ठीक है, तो जो दिल्ली के अंदर पुराना किला है वो भी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, किला ए कोहना। ठीक है, तो अगर आपसे ओल्ड फोर्ट पूछता है दिल्ली का या किला ए कोहना पूछता है, दोनों क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। इन्होंने भू राजस्व सुधार, ठीक है, आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने भी भू राजस्व सुधार करवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने भी कराए थे। और अब हम देख रहे हैं कि सूर्य वंश में कौन करा रहा है? शेरशाह सूरी। और इसने भू राजस्व सुधार शुरू किए थे जिसका नाम था रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो रैयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत किसने कराई थी? तो याद रखिएगा आप, शेरशाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक बुक लिखी गई थी अब्बास खान के द्वारा जिसका नाम था तारीख ए शेर शाही। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो शेरशाह के ऊपर बुक लिखी गई थी तारीख ए शेरशाही, ये किसने लिखा था? अगर ये पूछता है तो आपको टिक करना है अब्बास खान। ठीक है, अब्बास खान नामक आदमी ने लिखा था ये बुक। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं
कि मलिक मोहम्मद जायसी जिसने कौन कौन सी बुक लिखी थी? पद्मावत और अखरावट, ठीक है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा इसमें से पूछा है पद्मावत और आखिरी कलाम कि किसने लिखा है, तो ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, ठीक है। और ये कब लिखा गया था? मैंने बताया था जब आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा था कि वो घटना तो उस टाइम की थी, आज से लगभग 200-250 साल पहले की, लेकिन उसको लिखा कब जा रहा है? अब लिखा जा रहा है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। ये तीनों बुक आपको याद रखने हैं, नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने और क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे इंडिया के अंदर, क्या क्या शुरू कराया था? तो इसने पोस्ट सर्विस स्टार्ट कराए थे, मतलब डाक सेवा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता होगा हुलिया डाक प्रथा जो था, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था, इसने उसको भी कंटिन्यू किया था। मतलब इसने भी अपने शासनकाल में हुलिया डाक प्रथा चलवाया था। और हुलिया तक प्रथा क्या होता है ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, जो हमारे वीडियो को लगातार फॉलो करता होगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो उसको तो जरूर पता होगा। जो नया होगा, मे भी ना पता हो, तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसने सिल्वर कॉइन्स चलवाए थे, मतलब चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिसको रुपया बोला जाता था। याद रखिएगा बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो रुपया था वो किस का सिक्का था, मतलब किस मेटल का। तो जो रुपया था वो चांदी के सिक्के का, और जो दाम था, इसने दाम भी चलवाए थे, वो था कॉपर सिक्के का, ठीक है। इसके पहले भी आपने देखा था दिल्ली सल्तनत में गुलाम उसमें किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे, सिल्वर के सिक्के और कॉपर के सिक्के। और सेम काम कौन कर रहा है? शेरशाह सूरी कर रहा है, बस यहाँ पे नाम चेंज है। सिल्वर कॉइन्स का रुपया नाम है और कॉपर कॉइन्स का दाम, ठीक है। अब सिल्वर का तो सबको पता होगा, चांदी बोलते हैं, और कॉपर मतलब तांबा, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसने कन्नौज के अंदर शेर शाह शहर की स्थापना कराई थी। ये सब पॉइंट आपको शायद हर जगह नहीं मिलेगा, ये सब मैंने बहुत सारे बुक से कलेक्ट किया है, फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले, बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट करने पड़ते हैं, ताकि आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मतलब आपको ये विश्वास हो जाए कि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो कहीं और से आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसने पटना के अंदर शेर शाह मस्जिद का निर्माण कराया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसने कन्नौज में शेरशाह शहर का निर्माण कराया और पटना में शेर शाह मस्जिद का निर्माण कराया। किसने ये कराया था? शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे ये पूछता है कि शेरशाह सूरी का जो बिहार क्या बोलते हैं, मकबरा है, टॉम्ब लिखा था, हिंदी नहीं आ रहा था उसका वर्ड ना, तो जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पे है? तो वो है सासाराम बिहार के अंदर, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। और अगर आपसे ये पूछता है कि इसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, तो ये गया था एक बार कालिंजर मिशन पे, मतलब 1545 में, 1545 पे ये गया था कालिंजर अभियान पे, और वहीं पे अपने ही तोप चलाने से इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वहाँ पे बारूद में विस्फोट हो गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो इनका मकबरा आपको याद रखना है, सासाराम बिहार में है। और इस वंश का जो आखिरी शासक था वो था सिकंदर सूरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा सूरी वंश का पहला शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी सबको याद रहता है, आखिरी आपको याद रखना है सिकंदर सूरी, जो कि लास्ट रूलर था, ठीक है। अच्छा, शेरशाह सूरी के बाद जो टोटल शासक बैठे थे, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस मुझे याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। शेरशाह सूरी के बाद जो गद्दी बैठता है वो बैठता है इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद फिर बैठता है आदिल शाह सूरी, और उसके बाद फिर गद्दी बैठता है सिकंदर सूरी, जो कि आखिरी शासक था। मतलब सूर वंश में टोटल कितने शासक हुए थे? 4 शासक। पहला शेर शाह सूरी, दूसरा इस्लाम शाह सूरी, तीसरा आदिल शाह सूरी, और चौथा सिकंदर सूरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर, और खासकर मीडिवल हिस्ट्री के अंदर, मुगल काल के अंदर, वो है अकबर, ठीक है। आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री में अकबर कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी नीतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि एक धर्म के लिए काम किया था इसने, ये सभी धर्म के लिए बराबर काम करता था, ठीक है। इसकी नीतियों में अगर आप इसका आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हालांकि वो सब एसएससी वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, रेलवे में नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन इसके बारे में अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सभी धर्मों के लिए बराबर अच्छे से काम किया था। इसीलिए इसको अकबर और द ग्रेट अकबर बोला जाता है, ठीक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होंगी और आज सब कुछ पता चल जाएगा आपको। देखिए, जो अकबर का जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था? अमरकोट राजस्थान में। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि ये हुमायूं वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था आप लोगों को, लेकिन वहाँ पे ओवरव्यू बताया गया था, यहाँ आप डीप में पढ़ेंगे। अकबर का जन्म जो था वो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट राजस्थान में हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को दो दो तीन तीन बार इसलिए रिपीट करता हूँ, ताकि दो दो तीन तीन बार आप एक ही वीडियो में अगर उस चीज़ को सुन लेंगे तो थोड़ा बहुत अगर दिमाग से उतरने लगेगा तो आप तुरंत रिकॉल हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लिया करिए एक दो दिन बाद, ठीक है। अगर आपसे पूछता है अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा इनके बचपन का नाम था बदरुद्दीन, ठीक है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। इनकी माता का क्या नाम था? तो अकबर की माता का नाम था हामिदा बानो बेगम, और जिनको मरियम मकानी भी बोलते थे। हमीदा बानो बेगम को और क्या बोलते थे? मरियम मकानी।
अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि अकबर के फादर का क्या नाम था। अगर ये भी बताने की ज़रूरत है तो फिर हिस्ट्री पढ़ना बेकार है भाई। तब तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे एग्जाम निकलेगा। अकबर के फादर का नाम क्या था? हुमायूं था, सबको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 13 साल की उम्र में ये बैरम खां के साथ एक मिशन पे गए थे। कहाँ पे? पंजाब के अंदर कालान और गुरदासपुर नामक जगह है, वहाँ पे ये जब 13 साल के था अकबर, तो ये बैरम खां के साथ मिशन पे गया था। ठीक है, और टाइम क्या था? 1556 में। लेकिन हुआ क्या, उसी दौरान हुमायूं की डेथ हो जाती है। जब ये लोग मिशन पे थे तो उसी दौरान 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है, और जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो जो दिल्ली का सिंहासन था वो खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर निगाह पहले से ही रखा था। देखिए यहाँ पे लिखा है हेमू, ठीक है, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ये रेवाड़ी हरियाणा का शासक था, हिंदू शासक था, और इसकी नज़र काफ़ी दिन से दिल्ली शासन पे पड़ी हुई थी। ठीक है, कि किस किस तरीके से मुझे दिल्ली का शासन मिल जाए। और जैसे ही देखा इसने कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, ये तुरंत उसके चक्कर में पड़ गया। हालांकि हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं के जैसे ही एक शकल वाले व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया गया था, जिसका नाम था मुल्ला बेकसी, और ये कितने दिन के लिए बैठा था? तो ये बैठा था 17 दिन के लिए। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि बहुत सारे लोगों को, खासकर जो भी देख रहे होंगे, मुझे 99% उम्मीद है कि ये पॉइंट किसी को नहीं पता होगा कि हुमायूं के मरने के बाद 17 दिन के लिए उसी के शक्ल सूरत वाले, मतलब उसी का कह सकते हैं डुप्लीकेट आदमी को 17 दिन के लिए गद्दी पर बैठाया गया था, जिसका नाम था मुल्ला बेकसी। और छोटे मोटे बुक में तो आपको ये पॉइंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल यूनिक है, खासकर जनरल स्टडीज़ के लिए। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन मैं साइंस की भी बात कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके, जितने भी ये सब पोर्शन है आपको तैयार करना है, और अपने दोस्तों को भी आप सजेस्ट करिए, और खुद तो आप देख ही रहे हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके इस चैनल को फैला दीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। और आपको पता ही है, मैंने बोला था कि साइंस हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, और आपको रेगुलर साइंस के भी, रेगुलर अगर एक दिन में नहीं मिल पाएंगे तो दो दो तीन तीन दिन पे साइंस के भी एक वीडियो मिलता रहेगा। उम्मीद करूंगा कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो, 3 वीडियो तो एटलीस्ट आपको साइंस के भी डालता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा और आगे भी बढ़ाया जाएगा उसको। नेक्स्ट देखते हैं, जो हेमू था, इसका टाइटल क्या लिया था? विक्रमादित्य का, और इसीलिए इसे हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोलते हैं। और ये दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था। जो हेमचंद्र विक्रमादित्य था, ये दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था। अगर आपसे ये पूछता है कि इसने जो विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ये कौन सा नंबर का विक्रमादित्य की उपाधि लिया था? 14वां विक्रमादित्य था ये। ठीक है, हेमू जो था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये 14वां विक्रमादित्य था। इसका मतलब है कि 13 और लोग थे पहले, 13 और शासक थे जो इसके पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि इतिहास में पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, तो याद रखेगा चंद्रगुप्त सेकेंड ने। ठीक है, जो चंद्रगुप्त सेकेंड था, गुप्त वंश का शासक, उसने पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, कालानौर में 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे बैरम खां था, उसने वहीं पे जहाँ पे ये लोग विद्रोह, मतलब लड़ने गए थे, ठीक है, मिशन पे गए थे, जैसे ही पता चला कि हुमायूं मर गया है, हुमायूं की डेथ हो गई है, तुरंत बैरम खां ने बिना समय गंवाए वहीं पे अकबर का क्या किया? राज्याभिषेक करा दिया, कोरोनेशन करा दिया। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा हेमू के बारे में बता देते हैं आपको। हेमू जो था, इसने 24 में से 22 बेटल विन किए थे। मतलब हेमू जो था, ये 24 युद्ध लड़ा था, जिसमें से इसने 22 बेटल विन किए थे। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको सामान्य जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप किसी से पीछे ना रहें। ठीक है, क्योंकि आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नवंबर 1556 को होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो सबको पता है, अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, और अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? क्योंकि अकबर तो केवल 13 साल का था, नाम अकबर का होता है, लेकिन कौन लड़ा था अकबर की तरफ से? बैरम खां। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, जो 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षण किसने किया था? तो वो किया था बैरम खां। मतलब क्योंकि ये छोटा था तो ज़्यादा तो इसको कुछ पता नहीं था, तो इसकी सहायता कौन कर रहा था? इसकी सेवा या इसकी रक्षा कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहा था। बैरम खां ही इसको हर जगह रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके बाद होता क्या है कि कुछ लोग बाद में बैरम खां को भड़काना शुरू कर देते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि लोग भड़काना शुरू करते हैं वहाँ की जनता, कि अकबर इतना छोटा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अपने बेटे को ही गद्दी पर बैठा दीजिए अकबर को हटा के। ठीक है, तो पहले तो बैरम खां इतने दिन से वफादार थे तो उनको ये चीज़ें नहीं सही लगी, लेकिन बाद में ज़्यादा जब लोग भड़काने लगे तो इनको भी लालच हो गया कि ऐसा क्यों ना हम करें कि हम ही तो अकबर की तरफ से लड़ते हैं हर जगह और जीतते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि अकबर को गद्दी से हटा के अपने बेटे को ही बैठा देते हैं। और जब ये बात पता चलती है अकबर को, हालांकि देखिए इसका मैं 2-3 रीजन आपको बता रहा हूँ, एक रीजन और बता दूंगा, लेकिन पहले ये जो ऑथेंटिक है उसको सुन लीजिए। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे होता है 1560 में बैटल ऑफ तिलवाड़ा, तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, बैरम खां और अकबर से। और अकबर की तरफ से युद्ध कौन करता है, अतका खां। ठीक है, तो बैटल ऑफ तिलवाड़ा केवल इतना ही आपसे पूछेगा कि बैरम खां और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तिलवाड़ा कब हुआ था, 1560 में। देखिए दूसरा रीजन मैं बताता हूँ और क्या लिखा रहता है बुक में, कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ाने को मिलेगा, बहुत लोग पढ़ाते हैं और बहुत बुक में भी ये देखने को मिलता है, तो वो भी जान लीजिए। ठीक है, कि हुआ क्या था कि अकबर कि यहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं रहती थी, मतलब जो भी ये सब राजा होते थे तो उनका एक महिलाओं का ग्रुप होता था, मतलब जहाँ पे महिलाएं रहती थी उसको बुलाया जाता था हरम। ठीक है, और हरम में जाने की इजाज़त केवल राजा को होती थी। लेकिन अकबर को कहीं से ये पता चला कि जो बैरम खां था वो हरम में चला गया, और जिसकी वजह से अकबर काफ़ी गुस्सा हुआ, और उसके बीच में अकबर और बैरम खां के बीच में युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तिलवाड़ा। ठीक है, तो आपको ये सब कहानी नहीं याद रखना है, बस आपको यहाँ से ये याद रखना है कि 1560 में बैटल ऑफ तिलवाड़ा हुआ था बैरम खां और अकबर के बीच में। मैं इतना ज़्यादा डीप में बता रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री आप अगर केवल पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग लगने लगेगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कहानियाँ बतानी पड़ेंगी। ठीक है, और बाकी आपकी अपनी जानकारी के लिए भी कहानी आपको सुनना चाहिए। ठीक है, ताकि इस फॉर्म में आप पढ़ें। इसके बाद जो बैरम खां हैं वो चले जाते हैं मक्का की यात्रा करने। ठीक है, और वहीं पे ऐसा माना जाता है कि मुबारक खां अफगानी नामक एक व्यक्ति इनकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इसका बिल्कुल सच तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि 1560 के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए 1560 से 1562 का जो टाइम है इसे बोला जाता है पर्दा शासन, क्योंकि अब बैरम खां हट चुके थे, अब बैरम खां तो थे नहीं, पहले तो बैरम खां इनका संरक्षण कर रहे थे और शासन देख रहे थे। लेकिन इसके बाद इनकी एक दाई माँ थी। ठीक है, इनको दाई माँ बोला जाता था, महामंगा, जिनको जो अकबर है ये अपनी माँ से भी ज़्यादा मानता था महामंगा को। ठीक है, और यही उस टाइम पे अकबर छोटा था तो यही जो बोलती थी अकबर वही सब डिसीजन लेता था अपने राजकाल में। ठीक है, महामंगा के कहने पे, और इसी को बोला जाता है पर्दा शासन। पर्दा शासन अगर आपसे पूछेंगे किसके शासनकाल को कहा जाता है, अकबर के शासनकाल को। और अकबर के शासनकाल के पार्टिकुलर किस टाइम को, अगर ये पूछता है किस ईयर को, तो 1560 से 1562 जो 2 साल का ईयर है उसे ही बोलते हैं पर्दा शासन, या इंग्लिश में बोलते हैं कर्टेन रूल, या एक और बोलते हैं पेटीकोट सरकार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद देखते हैं अकबर के मिशन, देखते हैं कि अकबर अपना मिशन कहाँ से स्टार्ट करता है। तो अकबर जो अपना पहला मिशन स्टार्ट करता है वो करता है 1561 में, और ये अटैक करता है मालवा के शासक बाज बहादुर पर। किसके ऊपर, तो अकबर का जो पहला अटैक था वो था मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर, और इनको हरा के इसने क्या किया, अपने अधीन कर लिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसी के एक साल बाद अकबर ने आमेर के राजा, मतलब 1562 में आमेर के राजा किंग भारमल, जो कि राजा भारमल थे, उनकी तरफ इन्होंने अटैक करना चाहा। लेकिन इन्होंने अटैक करने से पहले ही क्या किया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे पहले अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की थी, तो आपको याद रखना है किंग भारमल, राजा भारमल ने। और ये कहाँ के थे, आमेर राजस्थान के राजा थे। ठीक है, इनकी एक लड़की थी जिनका नाम था हरखा बाई। ठीक है, इनकी लड़की थी हरका बाई, और इसी से अकबर ने क्या किया, शादी कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या की, अधीनता स्वीकार कर ली भारमल जी ने, और इन्हीं की लड़की हरखा बाई से किसने शादी कर लिया, अकबर ने। और अकबर ने इनको टाइटल दिया मरियम उज्जमानी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि अकबर की कौन सी बीवी को मरियम उज्जमानी बुलाया जाता था, तो जो किंग भारमल, राजा भारमल की पुत्री थी हरखा बाई, उन्हें मरियम उज्जमानी बुलाया जाता था। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद अकबर के कुछ रिफॉर्म्स देख लेते हैं, अकबर ने क्या क्या अच्छे काम किए। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए थे अकबर ने, तो चलिए उसको भी नज़र डालते हैं। 1562 में इन्होंने दास प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, मतलब स्लेवरी सिस्टम पे रोक लगा दिया। हुआ क्या था, इसके पहले जब भी ये लोग कोई मतलब मिशन पे जाते थे, कहीं पे अटैक करते थे, तो वहाँ से जो बंदी बना के लाते थे लोगों को, उसको ये लोग दास बना लेते थे। ठीक है, उसको स्लेव अपना बना लेते थे और उसको दासों की तरह काम कराते थे। लेकिन अकबर ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अकबर ने क्या किया, इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, दास प्रथा पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1563 में सती प्रथा पर भी अकबर ने रोक लगा दिया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, 1564 में इसने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। जो तीर्थ यात्रा कर है इसको आप 1563 में ही याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आपको, हालांकि 1564 दोनों मिलता है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक जो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए टिक लगा दिया है कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, कि ज़्यादा ऑथेंटिक जो मिलता है, माना जाता है, वो यही माना जाता है कि 1563 में अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1562 में दास प्रथा पर रोक, 1563 में सती प्रथा पर रोक और तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया, और 1564 में जजिया कर को
प्रतिबंधित कर दिया अकबर ने, जजिया कर खत्म कर दिया। इसके बाद जब इतना सारा रिफॉर्म किया अकबर ने, इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो जनता ने इसको अकबर की उपाधि दी। तो अकबर का जो नाम है वो अकबर नहीं था, ये इसका टाइटल है, ठीक है। अकबर का नाम बचपन का बदरुद्दीन था, लेकिन इसका जो टाइटल है वो अकबर है, अकबर इसका नाम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए कि अकबर 2 बार नंगे पाँव अजमेर शरीफ गया था। ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी सामान्य जानकारी के लिए क्या है कि अकबर शेख सलीम चिश्ती जो हैं उनका मकबरा है वहीं पे अजमेर शरीफ, लेकिन उस टाइम पे अकबर के टाइम काल में जिंदा थे, तो अकबर इनका बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है, इनका बहुत बड़ा फॉलोअर था। तो अकबर 2 बार इनके यहाँ नंगे पाँव गया था। और शेख सलीम चिश्ती का अगर आपसे ये पूछता है मकबरा कहाँ है, तो याद रखना है अजमेर शरीफ में है। उसके बाद अकबर ने सूह ए कुल की नीति अपनाई थी। सूह ए कुल क्या होता है, तो देखिए ये एक ऐसा नीति था, ठीक है, इसके थ्रू अकबर जो है वो सभी धर्मों का अनुयायी था। मतलब अकबर ऐसा नहीं केवल मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को फॉलो करता था, अकबर सभी धर्म के लिए काम करता था। इसी को बोलते हैं सूह ए कुल की नीति, ठीक है। मतलब अकबर जो है वो सभी धर्मों को बराबर से मानता था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अकबर का जो बच्चा हुआ 1569 में, क्योंकि शुरू में बच्चे की दिक्कत थी, तो ये शेख सलीम चिश्ती के पास जाते थे और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, आशीर्वाद लिया उनसे। तो 1569 में अकबर का लड़का होता है जिसको बोलते हैं, बाद में जाना गया जहांगीर, लेकिन अभी बचपन में क्या नाम था, सलीम। तो 1569 में किसका जन्म होता है, सलीम का। और किसने आशीर्वाद दिया था, शेख सलीम चिश्ती ने। और उन्हीं के नाम पे अकबर ने क्या किया, जो उनका बच्चा हुआ उसका नाम रख दिया सलीम। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, आपका देखिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, सब फ्री में आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। मुझे एक एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, फैक्ट को जुटाने में, नोट्स बनाने में, इतना ज़्यादा मैं 4-5 बुक से इसको कलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एक बुक में नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके कोई भी सुझाव है तो ज़रूर दीजिए। और वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्त।